हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का यूपीएससी वाला के बुनियाद बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बुनियाद बैच में अब तक हम क्लास 10 तक का जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है वह कर चुके हैं। क्लास 11 में पॉलिटी के 11 एंड 12 में दो पॉलिटी के एनसीईआरटी है। क्लास 11 में जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा सा टफ पड़ा, आई नो आप सभी को, बिकॉज ऑफ इसमें जो कॉन्सेप्ट है वह काफी ज्यादा है एंड मेंस पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है मैंने लास्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि हम इसे भारत के संविधान के साथ मिक्स करके कवर करेंगे। जो बाकी की आपकी थ्योरीज बची हुई थी, साथ ही जब हम इसका रिवीजन क्लास करेंगे तो वो लास्ट 3 चैप्टर से मैं आपके जो क्वेश्चन है वह कवर करा दूंगी, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो आज से जो मैं बात करने वाली हूं वह है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, भारत का संविधान जो है इसकी चर्चा हम आज से करने वाले हैं, समझेंगे, देखेंगे। वैसे तो आप क्लास 8 में इंडियन पॉलिटी के काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है वह हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। लेकिन बच्चों, आज जो हम बात करेंगे क्लास 11 से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके पीटी एंड मेंस दोनों में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये बुक। आज हम बात करेंगे आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 है। पहले कोशिश कर रहे थे कि बच्चों 2-2 चैप्टर्स करके जो है आपके कवर करा देंगे, बट देखते हैं, आप सभी का कहना है कि ड्यूरेशन जो है वह कम रहे ताकि चीजें जो है आप आसानी से समझ पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर आपका छोटा होगा उस चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर को साथ में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसे हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम केवल बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ की, कि हमारा जो संविधान है वह कैसे बना, ठीक है, कब बना, और भी काफी सारे इसके और भी जो तरीके थे उन्हें हम समझेंगे। तो अब तक आप क्लास 8 का जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी था उसमें भी हम संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां जो हमने पढ़ा था वो केवल इसका 20 और 30% था। बाकी जो कहे कि अब हम 100% जो है वह इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये इसमें 10 चैप्टर्स हैं जो कि भारत की पूरी जो राज व्यवस्था है, जो उसकी संविधान शासन की व्यवस्था है, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी इन 10 चैप्टर्स में। फर्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, क्यों है। सेकंड हम बात करेंगे राइट्स जो है वह क्या दिए गए हैं, हालांकि इसके पहले भी हम भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए उन सबकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो चर्चा थोड़ी सी विस्तार से है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके जरिए हमें बाकी चीजों को कवर करना है। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका कि इसके पहले हमने अब तक क्या पढ़ा और अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तीनों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट बच्चों अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा ना वह थोड़ा सा स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, क्योंकि अब क्लास 11 का एनसीईआरटी है, 11 वाले बच्चों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला पढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखो फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों एक जीवंत दस्तावेज है हमारा जो भारतीय संविधान है, और फिलॉसफी क्या है। वैसे तो इन सारे चैप्टर्स को हम टच कर चुके हैं किसी न किसी चैप्टर में बच्चों, लेकिन यहां हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये देखो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपको बताता है सबसे फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें संविधान की जो जरूरत है वह आखिर क्यों है। पहले भी हमारी ये जो चर्चा है वह हो चुकी है कि अगर हम संविधान की आवश्यकता की बात करें, जरूरत की बात करें कि क्यों जरूरत है, बिना संविधान के नहीं चल सकता क्या, है ना। तो आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, इसे हम 5 पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, किस तरीके से जो एक संविधान है वह समाज में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन, मिनिमम समन्वय के लिए जरूरी होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, विशिष्ट रूप से यह बताने के लिए कि कौन सा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, इसके लिए संविधान है। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को भले हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुना लेकिन क्या गारंटी है कि वह निरंकुश नहीं होगी, इसलिए कुछ लिमिटेशंस भी जरूरी है। लिमिटेशंस किस रूप में है, डेफिनेटली, है ना, फंडामेंटल राइट। एस्पायरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर, वो क्या एस्पायरेशंस एक संविधान फुलफिल करता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, आखिर बुनियादी जो पहचान है वह क्या है एक राष्ट्र की,
राष्ट्र की पहचान लोगों से कैसे जुड़ी होती है और ये संविधान कैसे तय करेगा। तो यहां पर एक पॉलिटिकल एंटिटी की लास्ट हमने बात की थी कि राजनीतिक पहचान आपको सिटीजनशिप से मिलती है, याद है आप सभी को ये बातें। तो बच्चों ये सारी बातें हमें कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करेगा, सो दैट्स व्हाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इन्हें ही हम समझेंगे विस्तार से बच्चों, और हर एक टॉपिक के साथ एक एक दो क्वेश्चंस, मेंस के भी 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संविधान पढ़ने से पहले संविधान क्यों जरूरी है एक सोसाइटी में, वो तो समझ लो। सेकंड है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो सत्ता है वह क्या है, ठीक है, अथॉरिटी क्या है। और इसमें हम 3 बातों को समझेंगे कि किसी संविधान की जो लेजिटिमेसी है, जो वैधता है, जो उसकी सत्ता, जो उसकी अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, वो कैसे तय होगी। तो ये मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करेगी। फर्स्ट होगा मोड ऑफ प्रोमलगेशन, ठीक है, कि क्या उसको व्यवहार में लाने का तरीका था। द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य जो है, मूल सिद्धांत जो है वह तय करता है संविधान। और थर्ड है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, कि क्यों आखिर देखो अपने आप में हर एक जो पैराग्राफ है ना वो एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो किस तरीके से संस्थाओं के बीच में एक जो संतुलन है वह साधा गया है, और मेंस में यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ देती है कि चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है वह क्या है। तो बच्चों आपकी जो चर्चा है केवल चेक एंड बैलेंस से शुरू ना हो, कि आपकी चर्चा यहां से शुरू होनी चाहिए कि एक संविधान की जरूरत हमें एक सोसाइटी में इसलिए होती है ताकि सभी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके बीच में, ना केवल लोगों के बीच में, ना केवल सोसाइटी के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो बच्चों, बल्कि एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हो। इस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर का जो डिवीजन है वह किया जाए कि कोई भी एक जो अथॉरिटी है, कोई भी एक जो सत्ता है वह टिरनी अपनी स्थापित ना कर पाए, वह निरंकुश ना हो पाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, आखिर जो भारतीय संविधान है वह कैसे बना, ठीक है, भारतीय संविधान जो है वह कैसे बना। और इसमें 4-5 बातें हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट कंपोजिशन क्या रहा हमारी संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा का संगठन क्या रहा, किस तरीके से बना। द प्रिंसिपल ऑफ अ डेलिब्रेशन, प्रोसीजर क्या रही, प्रक्रिया क्या रही। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, हमने राष्ट्रीय आंदोलन की जिन भावनाओं को, जिन मूल्यों को संविधान सभा ने अपनाया वह क्या थे। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये जो 4-5 बातें हैं सभी के अंदर, ये आपका पूरा चैप्टर है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है, हमने केवल इतना ही पढ़ा है, आगे का हमने नहीं जाना। और इस सब में भी थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड का पोर्शन है वो लिखा हुआ। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम क्लास 8 का तो पढ़ लिया, इसको छोड़ देते क्या जरूरत है, या फिर क्लास 8 का छोड़ देते इसकी क्या जरूरत है। अगर एक साथ आप ये सारा कुछ पढ़ते हैं बच्चों तो उतना क्लियरली नहीं समझ पाओगे। और अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम चीजों को एकदम बेसिक से कवर कर पाए तो डेफिनेटली हमें वही करना चाहिए, है ना, जिसमें आपका बेसिक ज्यादा मजबूत हो। याद रखना, मैं फिर से आप सभी को एक बार बता दूं। अच्छा बच्चों, हाँ, एक और अनाउंसमेंट जो रह गया था लास्ट में भी कर दूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। आप सभी को लग रहा हो कि मैम बहुत हो गया पॉलिटी, ठीक है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 40+ क्लासेस आपकी हो गई ना पॉलिटी को लेकर। बट ये इतनी गारंटी मैं इस बात की लेती हूँ कि जिन बच्चों ने भी ये क्लासेस की है 40 क्लासेस, उनका पॉलिटी का बेसिक स्टैंडर्ड एंड यूपीएससी की क्या डिमांड है आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। आपने पढ़ना सीखा होगा, आपको लक्ष्मीकांत कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका बेसिक कवर हो गया है। और अब आप देखेंगे कि यूपीएससी के जो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले आपसे नहीं बनते थे अब बनने लगे हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि अब समय की मांग क्या है, ये हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चों आपका जैन 2023 स्टार्ट हो चुका है ना, इसका भी एक हफ्ता आपका बीतने वाला है। और ऐसे में देखो फेब, मार्च, अप्रैल और मई, 28 मई को बच्चों आपका प्रीलिम्स है। तो इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपके बाकी जो कोर सब्जेक्ट है वह भी तैयार होने चाहिए। और इसीलिए बच्चों आपका ये बुक खत्म होने के बाद कोशिश करेंगे कि कुछ बीच में मैराथन सेशन लेके मैं आपका ये जो बुक है वह खत्म कर दूं। एंड इसके बाद मैराथन सेशन में कुछ मैराथन सेशन ले लेंगे, कुछ आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पीटी आपसे क्रैक हो तो उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी यूपीएससी के बारे में क्या कहा जाता है, यूपीएससी एक ऐसी लंबी खाई होती है जिसे हम 2 छलांग में पार नहीं कर सकते, एक ही छलांग में आपको कूद के जाना है।
तो यहाँ पर बच्चों ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है आपको। अब हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे तो कुछ मैराथन सेशंस आपको मिलेंगे जिससे हम इस किताब को जल्दी से खत्म करके, और ये जो क्लास 12th की किताबें बच्चों ये मेंस के अकॉर्डिंगली ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के मेंस पर्सपेक्टिव से, तो इन्हें हम कभी वन शॉट में कवर कर लेंगे। तो इन 2 किताबों को अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक आपका सारा कवर हो गया है। इसमें का कुछ पोर्शन जो रह गया है वो हम बाद में रिवीजन में कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सारी क्लासेस आपकी हो चुकी है विथ यूपीएससी के जो पॉलिटी के काफी सारे पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे थे वो भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ करंट अफेयर भी हम देख चुके हैं साथ साथ में, जिस टॉपिक के साथ जहां पर आया काफी सारी चीजें। अगर जो बच्चा ठीक तरीके से नोट्स बना रहा होगा, ये आपका लास्ट रहेगा, है ना। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा कोर सब्जेक्ट। तो आपका बच्चों विद इन कोशिश करेंगे कि आपका 6 या 7 डेज में ये कवर हो जाए, एंड देन इसके बाद हम जो है अपना ज्योग्राफी या हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। वैसे कोशिश करूंगी बच्चों की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं ये आपके, है ना, आपके पीटी के पहले तैयार करा दिए जाए। आपका जो 28 मई को पीटी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपके कोर सब्जेक्ट आपके बेसिक एनसीईआरटी से तैयार हो गए, और जो बच्चे आगे आने वाले एग्जाम्स देने वाले हैं आने वाले वर्षों में वो अपना बेसिक आराम से तैयार करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है हम आई थिंक नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हैं कि मैम ये वाला सब्जेक्ट शुरू करो, उसके लिए आप प्लीज कॉमेंट करें। क्लियर? चलिए, तो आपकी ये शिकायत कि मैम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करो वो अब नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं, तो यहां हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे हम समझेंगे कुछ क्वेश्चन से एंड कुछ मेन पोर्शन से। तो बच्चों देखो कि हम देखते हैं कि एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लास्ट हमने देखा था कि चूंकि इसमें इतने सारे लोग होते हैं एक सोसाइटी में हम ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं इनकी बात करें, सदस्यों की बात करें, तो बच्चों सभी लोग जो एक जैसे तो होंगे नहीं, है ना। तो इनमें क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी। और ये जो इनकी डाइवर्सिटी है ये कई तरीके की हो सकती है, डिफरेंट इनके तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है, इनके डिफरेंट हम कह सकते हैं कि इनके प्रोफेशन जो है वह क्या है, इसके अलावा इनकी हॉबीज क्या है, ठीक है। तो ये इनके जो बिलीव है, इनके जो हॉबीज है, इनका जो कल्चर है, ये सारी चीजों से, इन सारी बातों से बच्चों एक डाइवर्सिटी जो है वह समाज में होती है, और ऐसे में जरूरत होती है कि इनके बीच में एक कॉपरेशन जो है वह बना रहे ताकि ये पीसफुली एक ही सोसाइटी में रह सके। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स है बच्चों, ठीक है, ये जो है वह एक सोसाइटी में पीसफुली रह सके, एक सोसाइटी में, एक समाज में ये शांति के साथ रह सके, और इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह बना रहे, ठीक है। और मिनिमम कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरी है बच्चों कि कुछ जो ऐसे रूल्स हो, बेसिक रूल्स, है ना, जिसे हम भी फॉलो करें, सामने वाला भी फॉलो करे, और अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए भी कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक लॉ बनता है और वो सभी कम्युनिटीज उसका पालन करती हैं, साथ में रह रही है, एक सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन उनके बीच में है, लेकिन मान लीजिए किसी सिटीजन के द्वारा अदर सिटीजन का अगर राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए उसे इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए। आपके पास आर्टिकल 32 है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं पहले, है ना। तो बच्चों यहां पर क्या है कि कुछ ऐसे रूल्स जो है वह एक सोसाइटी में हमने बना लिए ताकि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन इवन लोगों के बीच में बना रहे। और अगर एक व्यक्ति के मन में यह विश्वास ही ना हो कि इस रूल्स का जो फॉलो, इस रूल्स का जो पालन है वह बाकी लोग भी करें, हम क्यों करेंगे। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की होती है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। और रूल्स में तो बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो किसी ने लाइन तोड़ दी तो फिर उसके बाद पूरी अव्यवस्था बहुत गंदे तरीके से बिगड़ सकती है। पूरी जो व्यवस्था है ना वो गंदे तरीके से बिगड़ सकती है कि भाई मैं भी इस चीज का फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अथॉरिटी ही नहीं है, कहीं कोई है ही नहीं कि इस चीज को ठीक तरीके से सिस्टमैटिकली वे में करे। तो बच्चों इसके लिए क्या है कि एक सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स तय कर दिए जिससे लोगों को यह विश्वास हो, यह एश्योरेंस हो कि बाकी लोग भी इसका जो पालन है वह करेंगे। तो इसके लिए बच्चों एक रीजन देना पड़ेगा आपको
एक रीजन देना पड़ेगा कि जो ये रूल्स बने हैं ना, इनको फॉलो किया जाए, और इनको फॉलो तभी किया जाएगा जब एक व्यक्ति को ये विश्वास होगा कि दूसरा व्यक्ति भी इसको फॉलो करेगा, और नहीं करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो ये जो पूरा हमने समझा, उसको अगर हम एक लाइन में कहें कि संविधान का कार्य क्या है, अब हम आते हैं इस पर। सो द फर्स्ट फंक्शन of a constitution is to provide a set of basic rule, allow for a minimal coordination among members of a society। मतलब संविधान क्या करेगा, एक तालमेल बढ़ाना, एक भरोसा दिलाने का जो काम है वह करता है। सो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया। समझ गए आप सभी? तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है बच्चों कि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, है ना, और लोगों को भरोसा समन्वय जो है वह रहेगा। क्लियर? अब चलिए अब हम आते हैं सेकंड इसकी विशेषता पे कि आखिर संविधान की हमें जरूरत क्यों है। तो अब हम चलते हैं दूसरी विशेषता की तरफ। अब दूसरी विशेषता क्या होगी कि हमने कुछ रूल्स तो बना लिए, ठीक है, कि एक जो सोसाइटी है उसमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक व्यक्ति को एश्योर है कि वह उसको विश्वास है कि सामने वाला भी इस रूल को फॉलो करेगा। अब हम चलते हैं दूसरे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग पावर्स। देखो बच्चों कि हमने कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वह बना लिए, हमने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना लिए, ठीक है, और ये बुनियादी सिद्धांतों का समूह। संविधान क्या है? संविधान कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह है ना, जिससे एक सोसाइटी चलती है, जिससे एक सरकार चलती है। तो इस तरह के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट है, स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है, किस तरीके से जो है वह गवर्न होंगे, किस तरह से जो शासन है वह चलेगा, ठीक है। तो इस शासन व्यवस्था के जो मूलभूत सिद्धांत है उस वही सेट क्या कहलाएगा बच्चों? संविधान कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो शासन की हमने बात की, तो इस शासन व्यवस्था में कोई तो ऐसा होगा जो डिसीजन लेने का काम करेगा, डेफिनेटली। ये रूल्स कैसे बनेंगे? कहीं से तो चीजें शुरू ही होगी, और यहां पर डिसीजन लेने का जो काम है वह कौन करेगा? हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ, who get to decide what the law, ठीक है, कि आखिर जो नियम है वह कौन बनाएगा, कैसे क्या नियम होंगे इस सोसाइटी को चलाने के, स्टेट को गवर्न करने के, ये लॉ कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए कुछ तो होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम ये देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, और ये एग्जाम्पल कहता है कि आप जो है वह एक्स रूल चाहते हैं, बट कोई और जो है सेकंड अदर सिटीजन या मैं जो हूं वह वाई रूल चाहती हूं। तो अगर मान लो बच्चों कि अगर हम रूल्स की बात करें, ठीक है, तो रूल्स की हम बात करें, यू मे वॉन्ट रूल एक्स, है ना, आप कोई और रूल चाहते हैं, एंड बट अदर वॉन्ट वाई। तो अब यहां पे एक और प्रॉब्लम समझ में आ गई कि आप जो है वह कोई और रूल चाह रहे हैं, दूसरा जो है वह कोई और रूल चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि इस तरह से अगर कोई डिस्प्यूट जो है वह उठ जाता है, कोई विवाद बनता है, तो इन विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा? इन विवादों का जो समाधान है वह कैसे होगा? ठीक है, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशंस। तो ये काम जो है ये भी संविधान करता है। संविधान में लिखा हुआ है भाई कि अगर इस तरह का विवाद होगा तो इस पर डिसीजन जो है वह कौन लेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों कि शक्ति का जो वितरण है वह कैसे होगा, एलोकेशन कैसे होगा। एलोकेशन, अगर हम शक्ति के आवंटन की बात कर ले, शक्ति के वितरण की बात कर ले, तो ये कैसे होगा, ये भी हमारे संविधान में लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement about specification of decision making powers. The first question you will have to decide is who get to decide what the law governing the society should be. It specifies the basic allocation of a power in a society, decide who get to decide what the law will be. ठीक है कि ये सवाल आपको तय करना होगा, पहला सवाल कि समाज को नियंत्रित करने वाले कानून क्या होंगे और फैसला कौन करेगा, समाज में शक्ति का मूल आवंटन क्या है और कौन तय करेगा कि कानून क्या होगा। तो इसमें क्या करेक्ट होगा? अगर हम संविधान का ये जो दूसरा कार्य है कि क्यों हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि हम ये तय कर सके कि जो
डिसीजन है वह कौन लेगा, तो बच्चों दोनों ही बातें जो है वह इसमें सही लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सोवियत की बात करूं, सोवियत संघ की, ठीक है, या फिर पहले हम राजतंत्र की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो राजतंत्र है, अगर हम मोनार्की की बात करें, है ना, तो बच्चों जहां पर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो यहां पर कौन तय करेगा, तो यहां पर जो राजा है वो डिसाइड कर रहा है, मोनार्क डिसाइड करेगा, राजा डिसाइड करेगा कि क्या होगा। सेकंड हम देखेंगे बच्चों कि अगर राजतंत्र नहीं है वो सोवियत संघ की हम बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन में ये जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वह केवल एक पार्टी को दिया था। कौन सी थी यह पार्टी? सिंगल पार्टी को ये पावर दिया गया था कि वो डिसाइड करे कि सोसाइटी में रूल क्या होंगे। और अगर यहीं पर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर लें तो डेमोक्रेटिक में एक लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्रात्मक जो कंट्रीज हैं बच्चों, इसमें कौन डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स होंगे? सो पीपल गेट टू डिसाइड, है ना, लोगों के द्वारा, पीपल गेट टू डिसाइड, लोगों के द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि कानून किस तरीके के बनने चाहिए। और बच्चों जब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करेंगे इंडियन भारतीय संविधान की, तो यहां पर बच्चों पार्लियामेंट को हमने ये डिसीजन, पार्लियामेंट, अगर हम संसद की बात करें तो पार्लियामेंट को हमने ये पावर दे रखा है कि वह लॉ को जो है वह डिसाइड करे, ठीक है। सो पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज, पार्लियामेंट जो है यह लॉ, कानून और जो नीतियां है ये डिसाइड करेगा। हालांकि लोगों की भूमिका डेफिनेटली होती है, तो हम डेमोक्रेटिक भी हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अपनाया है। तो यहां पर बच्चों ये हो गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये सारी बातें कहीं तो लिखी होंगी ये सारी बातें, और इसीलिए हमें संविधान की जरूरत है। इस तरह से हम दूसरी विशेषता पर पहुंचते हैं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constitute, ठीक है, किस तरीके से हमारी सरकार बनेगी और कौन ये डिसीजन लेगा कि क्या डिसीजंस होंगे सोसाइटी के। तो ये सारी बातें, तो यहां पर ये सेकंड हमारा जो पॉइंट है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछती हूं जो आपके एक्सरसाइज में भी लास्ट में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है आपका, याद रखना इस क्वेश्चन में मैं एक स्टार लगा देती हूं। ये वैसे तो बच्चों एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना उसमें लास्ट में दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है और यूपीएससी की जो लैंग्वेज है वह सेम थी, बस इसीलिए हमें एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न है, which of the following is a good reason to conclude that the authority of a constitution is higher than a parliament, that of the parliament, ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि संसद जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सर्वोच्च है पार्लियामेंट से, तो इसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को प्रूफ करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बिफोर द पार्लियामेंट, ये कारण है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वह पहले बन गया था, पार्लियामेंट बाद में बन गई थी, ये कारण है क्या? नहीं भाई, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर मोर एमिनेंट लीडर दैट अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ये भी रीजन नहीं था। थर्ड हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म एंड व्हाट इट्स पावर। डेफिनेटली यही इसका कारण है कि हमारा जो संविधान है बच्चों ये स्पेसिफाई करेगा कि संसद कैसे बनेगी, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है बच्चों, ये संविधान निर्धारित कर रहा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स इंग्लिश में, हिंदी में लिख देती हूं। संविधान इस बात का निर्धारण करेगा, ठीक है, कि जो हमारी संसद है वह कैसे बनेगी, संसद जो है वह हमारी कैसे बनेगी और इसकी जो शक्तियां हैं, जो पावर है वह क्या होंगे, ठीक है, याद करते रहो साथ साथ में। और यही एक कारण है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन हायर है दैट ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा ये बताओ कि जब हम पार्लियामेंट सुपरमेसी की बात करेंगे, संसद की सर्वोच्चता किस देश के संविधान का मतलब या फिर किस देश का हिस्सा है? संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट सुपरमेसी कहां पर है? पार्लियामेंट सुपरमेसी,
क्या इंडिया में है पार्लियामेंट सुपरमेसी? और अगर नहीं है कमेंट करके बताओ। और अगर मैं ये बात आपको पढ़ा चुकी हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आप भूल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर ये बताना है आपको कि संसद की सर्वोच्चता जो है वह किस देश में है, और क्या इंडिया में अगर नहीं है तो उसके पीछे 4 रीजन मैंने आपको बताए थे। अगर किसी बच्चे को याद आ रहे हो, 4 रीजन मैंने आपको बताए थे, कमेंट करके बताओ इस पे। एक क्वेश्चन और बताओ, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम अपने संविधान की बात करें तो कौन सा ऐसा कार्य है जो संविधान का नहीं है? इट गिव अ गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन्स, एक नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है, डेफिनेटली। इट वर्क आउट डिफरेंट स्फेयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड कहा जाता है इसमें, इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। तो क्या जो संविधान का कार्य है इस बात को निर्धारित करना है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, सरकार में अच्छे लोग आए? कौन दे सकता है इस बात की गारंटी? कोई नहीं दे सकता है ना, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता बच्चों की अच्छे लोग ही जो है वह शक्ति में आएंगे, सत्ता में आएंगे। सो थर्ड जो है ये रॉन्ग है। इट गिव एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन सी जो है वह सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं तीसरी विशेषता। 2 विशेषता याद हो गई, ठीक है, 2 विशेषता हमें याद हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, या कुछ पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मैं इस तरीके से यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरी मतलब संविधान की जो तीसरी आवश्यकता है। 2 आवश्यकता हो गई, तीसरी आवश्यकता आखिर क्या है? तो बच्चों तीसरी आवश्यकता होती है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। इसकी जरूरत क्यों थी? इसकी जरूरत क्यों थी? तो हम देखेंगे बच्चों इसमें कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने या फिर अथॉरिटी ने, जो भी पावर में है, ठीक है, या तो पार्लियामेंट कह दे या फिर जो भी पावर अथॉरिटी है, इसने कोई ऐसा एक लॉ बना दिया, ठीक है, जो कि कैसा है, इनजस्टिस कर रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है, जो कि अनफेयर है, जो कि अनफेयर है, अनजस्ट है। फॉर एग्जाम्पल धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल कहा कि अब केवल एक ही जो रिलीजन है वह पूरे देश का रिलीजन होगा, ठीक है, या फिर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देना, उसे प्रैक्टिस ना करने देना उसके धर्म की, प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। ठीक है, आपके धर्म को मानने से, आपके धर्म के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में संविधान का काम क्या हो? अभी तक हमने देखा कि निर्णय कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा सोसाइटी में, सरकार में, इस बात को तय करना संविधान का काम है। लेकिन उसकी अगली जो बात है कि हमने ये तय तो कर लिया कि मान लीजिए हमारे पास पार्लियामेंट के पास वह शक्ति है कि वह इस तरीके के जो डिसीजंस है, जो लॉ मेकिंग है, जो बाकी चीजें हैं, पॉलिसीज है, वह बनाएगा। लेकिन अगर उसने गलत तरीके से चीजों को बनाया तब क्या होगा? तो तब ऐसे में क्या होना चाहिए बच्चों? ऐसे में मान लीजिए कि आर्बिट्री जो है अरेस्ट किया जा रहा है, मनमाना गिरफ्तारी हो रहा है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वह ये बताते हैं कि अब इनको रोकने के लिए कोई तो आगे आए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है कि कम से कम जो सोसाइटी और जो हमारी लाइफ है, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ है, मिनिमम पर्सनल डिग्निटी जो है वह बनी रहे, मिनिमम पर्सनल डिग्निटी है ना, एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, जो है बच्चों ये बनी रहे। ठीक है, साथ में जो इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें, ये समाज में कम हो, इनइक्वालिटीज जो है इसको भी कम किया जाए। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वह कुछ इस तरीके के काम करे। ठीक है,
तो ये हम एस्पायरेशंस में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इसके आगे जब हम रिलीजन की बात करते हैं, अच्छा एक और एग्जाम्पल सुनो कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो नीतियां बनाई, गवर्नमेंट ने ये एक चीज हमने समझी जो हम एस्पायरेशंस में समझेंगे, ठीक है। चलो यहां इसको छोड़ देते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या है, आगे देखो कि मान लीजिए एक तो एग्जाम्पल हमने यहां पर रिलीजन का देख लिया, दूसरा एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मनमाना तरीके से आपको गिरफ्तार किया जाता है, तब इसको रोकने के लिए आपके पास क्या शक्तियां हैं, कौन सा आपका आर्टिकल है, ठीक है। अगर आपको आर्बिट्रेली अरेस्ट किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है विदाउट उसे कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है, मनमानी गिरफ्तारी हो रही है, तब इसके लिए बच्चों गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक लॉ पास कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरे जो प्रोसीजर है इसको हालांकि फॉलो किया था, गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर जो है बच्चों ये फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद भी जो लॉ बना वो कैसा था बच्चों, अनजस्ट था, ठीक है। वह कैसा था, अनजस्ट था, अन्यायपूर्ण था। तब ऐसे में क्या होना चाहिए, तब ऐसे में एक ऐसा तरीका होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एक सेट बना दे लिमिटेशंस का, तो सरकार की सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दे, डू नॉट क्रॉस की ये जो लाइन है ना कि इसे क्रॉस मत करो, कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो लिमिटेशंस है ये डिसाइड कर दे गवर्नमेंट के लिए, सरकार की शक्तियों पर, सरकार की शक्तियों पर सीमा आरोपित कर देना, ठीक है, एक प्रतिबंध लगा देना। और ये सीमा क्या है बच्चों, फंडामेंटल राइट। ये सीमा क्या है आपकी, फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं ना आपको पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार, ये सरकार की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं, शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं कि आप कोई भी जो इस तरीके का लॉ मेकिंग है वह नहीं कर सकते कि इससे लोगों के जो अधिकार है वह कम हो जाए। और यहां से समझ में आता है कि तीसरा जो फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, ठीक है। तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं जो है वह लगा दी जाती हैं, ये संविधान का तीसरा और महत्वपूर्ण काम हो गया। फिर से एक बार समझ लो कि पार्लियामेंट मान लीजिए लॉ मेकिंग करती है, लेकिन जो लॉ मेकिंग की वो अनजस्ट है, फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेली अरेस्ट करना, ठीक है, मनमाना गिरफ्तार करना। और ऐसे में ये जो पूरा नियम बना था ये गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर फॉलो करके बनाया था, लेकिन क्या फायदा, लोगों को महसूस हो रहा है कि ये तो भाई अन्याय है ना, अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है। तो ऐसे में बहुत आवश्यकता होती है कि कुछ जो सीमाएं हैं वह तय हो जाए, गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। और यही एक कारण है कि फंडामेंटल जो राइट्स है ना ये गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं, ये बताते हैं कि क्या नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि डीपीएसपी की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो देखेंगे कि वो पॉजिटिव है क्योंकि वो कुछ करने के लिए कहते हैं, वह सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, अब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्यों मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वह नकारात्मक है, तो सबसे दो बातें याद रखो कि ये जो प्रकृति नकारात्मक है ना, ये एक तो सरकार के लिए है, नागरिकों के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए तो पॉजिटिव है। तो यहां पर ये जो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ये किसके लिए है, सरकार के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को आर्टिकल 13 याद है बच्चों, आर्टिकल 13 इससे कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट हो रहा है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ऐसे सभी जो नियम है, ठीक है, उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है अगर वह मूल अधिकारों को किसी भी तरीके से कम करते हैं, उसे वॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और ये जो है कोई लॉ बना है और इस लॉ ने ओवरलैप कर दिया आपके फंडामेंटल राइट को। तब यहां से यूपीएससी ने कहां से क्वेश्चन पूछा था, याद आया आप सभी को, लास्ट बताया था मैंने आपको कि अब कौन सा वाला जो पार्ट है वह वॉइड घोषित होगा, वह शून्य घोषित होगा, कौन सा वाला कितने % जो इसमें लॉ है उसे शून्य घोषित किया जाएगा। तो बच्चों इतना जितने मात्रा में
जितनी जगह वह फंडामेंटल राइट्स की कवर करता है, इतना जो पोर्शन है ये अप्रभावी होगा, इसे वॉइड या शून्य घोषित किया जाएगा। और आर्टिकल 13 जो है वह जुडिशियल रिव्यू के लिए एक आपको वैलिड पॉइंट देता है। ठीक है, तो यहां पर जुडिशरी, जब जुडिशियल हम रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू जो है वह कहां एक तरह से मेंशन है, आर्टिकल 13 यह पावर एक तरीके से देता है जुडिशरी को कि अगर कोई भी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूं, कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा जो लॉ है वह बनाती है जो कि लोगों के अधिकारों पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध लगाए, तो उतना जो लॉ है, जितने में फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा उतना अप्रभावी होगा। पूरी नीति अप्रभावी नहीं होगी, ध्यान रखना, पूरा कानून या पॉलिसी अप्रभावी नहीं होगी, बल्कि केवल उतना हिस्सा जितना फंडामेंटल राइट को टच करेगा। तो ये आपका क्या था बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लिमिट तय करेगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध किस तरीके से लगा सकती है। यहाँ पर 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट विच नो गवर्नमेंट कैन नेवर बी अलाउड टू वायलेटेड, कि सरकार की शक्तियों को इस तरीके से सीमित कर दिया जाए कि लोगों को कुछ आपने अधिकार दे दिए और वहां पर यह कह दिए कि आप इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है ना, भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमने अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आर्टिकल 12 to 35 जो है उसमें इस बात को डिफाइन किया गया है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कौन सी चीज रखी गई है ये तो आप फिर भी पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर इस फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है क्या, हमने बता दिया कि चलो ठीक है भाई, शुरुआत में जो है वे 7 फंडामेंटल राइट थे, फिर बाद में जब हम संपत्ति के अधिकार को उससे हटा देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देते हैं फंडामेंटल राइट से, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देते हैं, आर्टिकल 300A में उसको शामिल कर देते हैं, तब ऐसे में जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है वो हमारे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे और ये सारे हमारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन बच्चों ये जो आर्टिकल्स उसमें रखे गए ये क्या है, ये क्यों है, क्यों नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, ये सारी बातें तो हमें नहीं पता ना। तो केवल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, केवल आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तब आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है तब आपको एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इस क्लास को देखने वाला कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है, वो केवल इस बात को जान रहा है इतने हमारे मूल अधिकार है और ये जो है वह इससे हट चुका है, तो आप उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि वो मूल अधिकार जो है वे रखे क्यों गए हैं। जब मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तब आपको ये सारी चीजें काम आने वाली, और पीटी में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों की फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड है द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरियस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम इसकी सामग्री की बात करें तो संविधान और मतलब इसकी जो व्याख्या है भिन्न भिन्न हो सकती है अलग अलग संविधान में। डेफिनेटली अधिकांश संविधान अधिकारों के एक बुनियादी समूह की रक्षा करते हैं। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट द बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या पूछा है यहाँ पर कि इसमें करेक्ट जो है वह कौन सा होगा। सो यहाँ पर सभी करेक्ट होंगे। ठीक है, याद रखना इसमें सभी जो है वह करेक्ट होंगे। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। ठीक है, और ये है बच्चों की समाज की आकांक्षाओं, ना केवल उनकी जो अधिकारों की रक्षा करना, ना केवल निर्णय निर्माण करना कि कौन हमारे यहाँ डिसीजंस लेगा, कैसे सोसाइटी एंड गवर्नमेंट जो है वह काम करेगी, बल्कि एक व्यक्ति जो है, जो एक सोसाइटी है, वह अपनी पहचान बना सके, उसको उसके जो एस्पायरेशन है, जो आकांक्षाएं है, जो इच्छाएं है वो फिलफिल हो सके। तो यहाँ पर फोर्थ जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वह है कि इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द aspirations of a society, create conditions for a just society। ठीक है, कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में जो मदद है वह संविधान करेगा। ये संविधान का चौथा और महत्वपूर्ण काम है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें
तो भारतीय संविधान में हमें एक पूरा जो फ्रेमवर्क है वह दिया गया है, एक ढांचा दिया गया है, और इस फ्रेमवर्क में ये बताया गया है कि आखिर किस तरीके से गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ पॉजिटिव जो काम है, पॉजिटिव थिंग्स है ना, गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, ये सारी बातें लिखी हुई हैं ताकि गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे जिससे असमानता कम हो, इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, इसको कम किया जा सके, असमानता को कम किया जा सके, और इसके अलावा जो व्यक्ति है उनके जीवन में उनकी जो लाइफ है ना, लाइफ ऑफ मिनिमल, एक जो मिनिमम डिग्निटी है सोसाइटी में, मिनिमम डिग्निटी उन्हें मिले, साथ ही समाज में एक उनका जो स्वाभिमान है, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये भी बनी रहे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, ये बातें कहाँ लिखी है, जैसे कि हम प्रियम्बल की बात करेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। तो बच्चों ये इन तीनों जगह ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि एक व्यक्ति इंडियन सोसाइटी में रहकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कुछ ऐसे प्रोविजंस देता है, जैसे कि हम प्रियम्बल की बात करें, इसमें भी जस्टिस की बात की गई, न्याय की, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, सोशल जस्टिस की बात की गई है ना। फंडामेंटल राइट्स में लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए जिससे वे अपना विकास कर सके, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। तो अधिकार क्या है, अधिकार मतलब ऐसे दावे, या भूलना मत अधिकारों का मतलब क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके। अधिकार मतलब ऐसे दावे जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से, समाज से और सरकार से करता है, जो कि रीजनेबल क्लेम है और जिसे न्यायालय के द्वारा हम लागू करवा सकते हैं। तो ऐसे अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अधिकार जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, ठीक है, हमारे और भी फ्रीडम्स हैं, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो फंडामेंट और डीपीएसपी गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव थिंग्स, कुछ वेलफेयर थिंग्स करने के लिए, वेलफेयर जो वर्क है, स्कीम्स है, वो लाने के लिए कहता है। सो ये तीन प्रोविजन ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारा संविधान सक्षम है कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पायरेशंस हैं, वह फुलफिल हो सके और ऐसी कंडीशन मिले कि एक न्यायपूर्ण समाज जो है वह बनाया जा सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके लिए एक जो ढांचा है, एक जो फ्रेमवर्क है, वह प्रदान करता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना? अब चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से पढ़ो जरा इसे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, अब देखो, फंडामेंटल आइडेंटिटी एक बुनियादी पहचान, ठीक है, और क्या एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमें एक बुनियादी पहचान देता है, ये इसकी पांचवी विशेषता है। ठीक है, पांचवा कार्य है। सो 3 इसमें स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है दिस मीन द पीपल ऑफ अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि एक सामूहिक इकाई के रूप में लोग मूल संविधान के माध्यम से ही जुड़े होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। इट में be the case that many basic political and moral value are now shared across different constitutional traditions। यह मामला हो सकता है कि कई बुनियादी राजनीतिक और नैतिक मूल्य अब तक विभिन्न संवैधानिक परंपराओं में साझा किए जा चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। भारतीय संविधान जातीय पहचान को नागरिकता का मानदंड नहीं बनाता है। तो क्या भारत में ऐसा है कि एथनिसिटी, जातीयता या फिर किसी और चीज को लेकर नागरिकता का मापदंड बना दिया जाए? जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज है जिसमें एक मुस्लिम होना या फिर उस जाति से बिलोंग करना वहां की नागरिकता का एक आधार समझा जाता है। तो यहाँ पर क्या ये तीनों बातें सही है कि जो, अब देखो, अब हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है, पहले हम समझते हैं बच्चों कि आखिर ये है क्या। तो पांचवा और अंतिम जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क है, ये क्या है कि एक राष्ट्र की बुनियादी जो पहचान है वह फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है लोगों की, वह इससे तय होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो किसी समाज की एक बुनियादी पहचान बनाता है, क्योंकि संविधान एक सामूहिक इकाई
को जोड़े रखता है। जैसे कि हमने सोसाइटी में बात की कि एक सोसाइटी में लोग सब शांति से रहते हैं और वे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ऐसा कारण देता है कि वे संविधान को माने। इसकी बात हम आगे करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो, वन हैज मैनी सेट ऑफ आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट prior to a constitution but by agreeing to certain basic norm and principle one constitute वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो बच्चों एक सोसाइटी में रहकर हम क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है ना, जो संविधान ने बना दिए, हम उसको मानते हैं, सब उसको मानते हैं। जैसे अगर हम अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सब उसको मान रहे हैं, सब फंडामेंटल राइट्स को मानते हैं, अपनी भी स्वतंत्रता का ख्याल है, सामने वाले की भी स्वतंत्रता का ख्याल है। तो ऐसे में एक सोसाइटी में एक जो कोऑर्डिनेशन है वह बनता है और साथ साथ में यही हमारी पहचान भी बनने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि हम सभी जो है वह एक टेरिटोरी में, इंडियन टेरिटोरी में रहते हुए उन बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और अगर हम एक ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हुए हम एक ही जगह के, एक ही आइडेंटिटी हमारी हुई ना, बस वही बात है, ठीक है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क within which one pursue individual aspirations, goal and freedom. The Constitution set authoritative constraint upon what one may or may not to do. It defines the fundamental value that we may not trespass. So the Constitution also give a moral identity. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। जो हमारा संविधान है वह हमें मूल या बुनियादी पहचान दे रहा है, मूल या फिर जो बुनियादी पहचान है वह हमको दे रहा है, ठीक है। मूल या बुनियादी पहचान संविधान हमको दे रहा है। क्यों? क्योंकि और हमने साथ ये भी देखा कि बच्चों हमें कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी सामूहिक पहचान भी हमें इससे मिल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है वह कुछ ऐसे सिद्धांतों पर, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य है, जो सिद्धांत हैं, उस पर सहमत हो गए हैं, मूल्य और सिद्धांत पर सहमत हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों संविधान एक हमें आगे एक ऐसा फ्रेमवर्क भी देता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं वह भी पूरी कर सके। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य पर कभी नहीं होती है। हर एक व्यक्ति को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके, है ना। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें बताई गई हैं। अब आगे देखो बच्चों, इसमें हमें देखना है कि कुछ आधिकारिक बंधन जो है वह लगाता है ना। इट डिफाइन अ फंडामेंटल वैल्यू एंड वी मे नॉट ट्रेसपास, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है बच्चों कि कुछ आधिकारिक बंधन जो है हम पर ऐसे लगाए जाते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे की भी स्वतंत्रता का आदर करें। आधिकारिक बंधन, ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बच्चों ये बात जो है ना, ये हमें नैतिक पहचान देती है। ये जो बात है ये हमें नैतिक पहचान देती है। तो क्या अगर मैं आपसे ये कहूं या कोई हमसे पूछे कि क्या केवल आपको एक कलेक्टिवली जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, क्या केवल ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है या फिर हमें कुछ मोरल वैल्यूज भी मिलती है, हमें एक नैतिक पहचान भी मिलती है? डेफिनेटली हमें नैतिक पहचान भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो नॉर्म्स है, उसकी जो वैल्यूज है वह देते हैं। Third and finally, it may be case that many basic political and moral value are now shared across different constitutional traditions, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे moral and traditional values है जो कि हम एक साझा रूप से शेयर करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बच्चों कि जब हम एक संविधान की सत्ता की बात करते हैं कि हम अपने संविधान को क्यों मानेंगे, क्या है संविधान की सत्ता, ठीक है, हम उसे क्यों मानेंगे। तो बेसिकली किसी भी देश का जो संविधान है वह आपको तीन बातों पर निर्भर करता है कि उसकी जो सफलता, उसकी जो डिग्री ऑफ सक्सेस की बात करेंगे वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। उसमें तीन बातें मुख्य रूप से है कि संविधान क्या है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना प्रभावी है, और
क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह न्यायपूर्ण है, तो संविधान कैसे बना, कैसे प्रभाव में आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन न्यायपूर्ण है या फिर नहीं है, ये 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को डिफाइन करती है। एंड इसके अलावा बच्चों, संविधान का प्रभावी होना ना अनेक कारणों पर निर्भर भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ प्रमलगेशन, यानी संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या था, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड कारण क्या है कि संविधान के कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान हैं। और इसमें नेक्स्ट है, थर्ड है इसमें कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बातें अब हम पढ़ते हैं, 3 बातें हम पढ़े, लेकिन उसके पहले चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है द यूके, यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो उसके पास एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे कि हम कंबाइंड रूप से संविधान कह सके। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका के पास, एंड अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, तो अमेरिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह रिटन रूप से है, लेकिन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अनरिटन, अलिखित दस्तावेज कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स किसी एक किताब में ऐसे बाइंड नहीं किए गए कि हम उसको कंबाइंड रूप से संविधान कह ले। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वह बिल्कुल सही है। सेकंड है, मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्टिंग ऑन अ पेपर, ठीक है। कि अगर हम नेपाल के संविधान की हमने बात की थी कि वह कितनी बार चेंज हुआ, ठीक है। पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, फिर उसके बाद और कुछ चीजें चेंज हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया 2015 में, 2018 तक में उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज ही होता रहा। तो क्यों? क्योंकि उसे फॉलो नहीं किया गया था, ये वो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया था कि लोगों ने उसको मानना उचित ही नहीं समझा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास संविधान जो है वह केवल एक कागज है, केवल एक दस्तावेज आप कह लो, एक कॉपी आप कह लो, उसका यूज कुछ नहीं है, उसका एप्लीकेशन कुछ नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। तो कई ऐसे संविधान है, डेफिनेटली है, पर भारत का संविधान तो बहुत सफल संविधान है। और उसके पीछे 3 कारण है। कौन से 3 कारण है वो भी हम समझेंगे। Constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norm it should follow. ठीक है, संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें राज्य के बारे में कई लेख शामिल होते हैं। इस बात को निर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य कैसे बनेगा, कैसे गठन होगा। करेक्ट आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑल। सारे जो इसमें सेंटेंस है वह सही लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे सेंटेंस इसमें सही है। चलिए, तो अब हम चलते हैं बच्चों कि किसी भी संविधान का प्रभावी होना, और अगर आपको ये आंसर लिखना हो इस क्वेश्चन का कि भारत का जो संविधान है वह क्यों इतने वर्षों के बाद भी प्रभावी है, उसके पीछे क्या कारण है, तो इंपॉर्टेंट मेनली हम इसमें 3 कारण बता सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एक कसौटी होती है कि आखिर किसी भी देश का जो संविधान है लोग उसको क्यों मानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि संविधान को प्रचलन में कैसे लाया गया था, वो कौन लोग थे जो इसको प्रचलन में लाए थे, मोड ऑफ प्रमलगेशन जो है वह क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हम कुछ और बातें समझेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों की संविधान जो है वह अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है, संविधान जो है वह अस्तित्व में कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, संविधान जो है अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है हु क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, ठीक है, कि अस्तित्व में कैसे आया, किसने इसे बनाया, कौन थे वो लोग, किसने बनाया, और अगर जिसने बनाया क्या उसके पास वो शक्ति थी, और अगर ये शक्ति थी तो किसने दी थी, क्या उसके पास शक्ति थी, अथॉरिटी थी कि वह संविधान को बनाए। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी देश का जो संविधान है वहां के मिलिट्री लीडर्स ने तैयार किया, वहां के जो मिलिट्री लीडर्स थे ना, इन्होंने एक बढ़िया सा निरंकुशतावादी जो संविधान है वह बनाया। तो आपको क्या लगता है कि आप इस संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? डेफिनेटली नहीं मानोगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है
आप किसी के बनाए नियम, जैसे अगर आपके घर में फादर आपके कुछ कह दे, आपके पेरेंट्स कुछ कह दे, उनकी अथॉरिटी है ना, उनकी अथॉरिटी है और आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप उनकी बात को कंसीडर करें, आप उनकी बात को माने। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी या फिर आपके मामा या फिर कोई आपका रिलेटिव अगर आपके लिए कोई इस तरह के नॉर्म्स बना जाए कि अब तो आपको यही करना है, तब क्या आप उस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो अथॉरिटी नहीं है। उनको क्या मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रही हूं, है ना। तो ये सारी बातें होती है बच्चों। तो यहां पर क्या किसी को अधिकार था वो बनाने का, और आप इस चीज को कैसे मानेंगे? तो मान लीजिए कहीं पे जो सैनिक थे उनके द्वारा, जैसे कि हमने पाकिस्तान की बात की थी कि वहां पर किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक जो निर्वाचित सरकार थी उसको कैसे बदल दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया, और वहां पर मिलिट्रियल जो रूल है वह आया, है ना, लीगल फ्रेमवर्क एंड बाकी सारी बातें हमने की। तो यहां पर जो रूल्स बनेंगे उससे लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें निर्धारित करेंगी कि संविधान जो है वह प्रभावी होगा या नहीं होगा। ये पहली बात है। तो और नेक्स्ट हम देखें कि ये तो एक एग्जांपल हो गया। तो मोस्ट सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा सफल जो संविधान है, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, 3 संविधान के नाम बताइए। एक तो हमारा है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बार बार किसको पढ़ा बच्चों? साउथ अफ्रीका को पढ़ा। साउथ अफ्रीका विच इज फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, साउथ अफ्रीका। एंड हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, एंड तीसरा क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से ये जो 3 संविधान है विश्व में, ये सफल संविधान माने जाते हैं। लेकिन इन सफल संविधानों में जानते हैं कौन सी वैल्यूज है? जैसे कि हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के द्वारा जिन चीजों की डिमांड की गई थी उन चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया। इससे लोगों के पास इस बात को मानने का प्रॉपर एक कारण है कि हमने जो चीज डिमांड की थी ना वो हमारे संविधान में लिखी हो गई, इसलिए हम उसको मानेंगे। अगर आपसे पूछ के कोई नियम बनाए जाए तो आप नैतिक रूप से उस चीज से जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमें इस बात को मानना ही है ना। तो यहाँ पर यही हुआ बच्चों की जो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की जो श्रेणियां हैं वो सारे देश के जो संविधान है ये अस्तित्व में कैसे आए कि जो उनके यहाँ के पॉपुलर नेशनल मूवमेंट थे, जो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन थे, इन आंदोलन में जिन वैल्यूज को लोगों के द्वारा कंसीडर किया गया था, जिसके लिए डिमांड की गई थी, जिसके लिए स्ट्रगल किया गया था, रिवोल्ट किया गया था, ठीक है, स्ट्रगल, और तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये चूंकि इन संविधान में रखी गई इन तीनों देशों के द्वारा, तभी यहाँ का जो संविधान है वह सफल है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है बच्चों जो हमने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे शामिल कर लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन वैल्यूज को शामिल करेंगे तो इन वैल्यूज में वो क्षमता होती है कि ये पूरे सोसाइटी को साथ में लेकर चले, समाज को साथ में लेकर, समाज को साथ में बांधकर क्षमता होती है ना, साथ में लेकर चलने की क्षमता होती है इन वैल्यूज में। क्लियर है? तो हमें संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका है ना, हमने तीनों बातों पर डिस्कशन किया कि किसके पास शक्ति थी, और शक्ति में हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिलिट्री लीडर्स की बात की कि अगर ये नियम बनाएंगे तब आप नहीं मानोगे, है ना। और देखो कुछ देशों के जो संविधान थे उन्होंने अपने आप फुल फ्लेज जो रेफरेंडम है, जो संविधान पर जो जनमत संग्रह है वह भी कराया, लोगों से वोटिंग कराई। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। कुछ देशों ने लोगों की स्वीकृति के लिए वो भी तरीके का जो प्रयास है वह किया। फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान की भी बात की थी कि पाकिस्तान में भी जो लीगल ऑर्डर फ्रेमवर्क लाया था, ठीक है, उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि लोगों से जनमत संग्रह करा के, भले वह गलत तरीके से कराया जाए लेकिन लोगों की स्वीकृति मिल जाए। तो यहाँ पर जरूरी है कि संविधान प्रभावी तभी होगा जब लोगों की स्वीकृति होगी। लोगों की स्वीकृति कब होगी? जब उन्हें इस तरीके की वैल्यूज मिलेंगी जिसे वो खुद मांग रहे थे, है ना कि किसी ने थोप दी और आपने उस चीज को मान लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड जो एक फैक्टर है कि आखिर संविधान का प्रभावी होना और किसी और बात पर भी निर्भर करता है, तो वह है द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान, संविधान के मौलिक प्रावधान। It is the hallmark of a successful constitution that it give everyone in society some reason to go along with its provision। तो यहाँ पर बच्चों संविधान में कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान जो है वह बना दिए जाते हैं। अब जानते हैं ये मौलिक प्रावधान आपको रीजन देंगे कि आप संविधान को मानो। तो जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें,
तो बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास क्या रीजन है कि आप संविधान को मानो? आपके पास फंडामेंटल राइट है वो रीजन। आपको पता है कि ये जो मूल अधिकार है ये आपके विकास के लिए है और ये आपकी स्वतंत्रता, समानता और सब चीजों की रक्षा कर रहे हैं, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये जो फंडामेंटल राइट है ना बच्चों, ये आपको एक रीजन दे रहे हैं, ये आपको रीजन दे रहे हैं कि आप जो अपना संविधान है इसको मानो। ठीक है, फंडामेंटल राइट याद रखना। तो एक सफल संविधान की क्या विशेषता है कि वह सोसाइटी को एक रीजन दे, सोसाइटी को बच्चों क्या है, एक कारण दे ताकि वह इसके साथ आगे बढ़ सके, टू गो अलोंग विथ इट्स प्रोविजन। ठीक है, इसके प्रावधानों को माने, उनके साथ आगे बढ़े, उसका सम्मान करे, उसके लिए रीजन देना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल समझो। अब एक एग्जाम्पल है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सोसाइटी में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तो होते ही हैं। ठीक है, तो एक है मेजोरिटी एंड सेकंड जो ग्रुप है जो कि है माइनॉरिटीज में। तो यहां पर बच्चों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की जब हम बात करेंगे, एक उदाहरण समझो, बहुसंख्यक एंड अल्पसंख्यक। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जिसमें केवल बहुसंख्यकों की चल रही है और इनके द्वारा जो माइनॉरिटीज है इनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, इनका जो है वह शोषण किया जा रहा है, इन्हें दबाया जा रहा है। तब क्या इन माइनॉरिटीज के पास वो रीजन है? तब क्या इन माइनॉरिटीज के पास ये कारण है कि ये संविधान को मानेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक ही सोसाइटी में दो ग्रुप हैं। ठीक है, दो ग्रुप हैं, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। अब सेम यहां पर देख लें कि जो बी ग्रुप है इसको तो भाई स्पेशल प्रिविलेज आपने दे दिया है ना, इसको आपने स्पेशल जो प्रिविलेज है बच्चों ये दे दिया, विशेष अधिकार आपने दे दिए। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सेकंड वाला ग्रुप है इसकी जो आइडेंटिटी है बच्चों इसको दबाया जा रहा है। ठीक है, इसको दबाया जा रहा है। तो क्या इसके पास ये रीजन है? आप क्वेश्चन मार्क इस ग्रुप के लिए आ गया, क्या इसके पास ये रीजन है कि वह इस संविधान को फॉलो करे? तो यहां पर बच्चों कोई भी संविधान अपने आप में खुद न्याय और आदर्श नहीं बन सकता जबकि सोसाइटी उस चीज को ना माने, है ना। कोई भी संविधान स्वयं न्याय के आदर्श के स्वरूप की स्थापना नहीं करता। यहां पर लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये आपको कुछ ऐसे मौलिक कारण देता है कि आप इस संविधान को मानो और इसका आदर करो। तो यहां पर वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने का एक ढांचा प्रदान करता है और ऐसे में आपको याद रखना है कि ये जो संविधान के मौलिक प्रावधान है ये हमें इस बात का कारण देते हैं। ठीक है, तो संविधान का प्रभावी होना क्यों निर्भर है इस बात पर समझ गए आप। तो यहां पर सबसे लास्ट आपको क्या याद रखना है बच्चों कि जो संविधान है प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। ठीक है, कि कम से कम बच्चों एक संविधान ऐसा होना चाहिए जो समाज में बुनियादी न्याय दे सके, तभी तो आप इसका रिस्पेक्ट करोगे। आपके पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि आप किसी देश का संविधान मानो, क्यों आदर करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है। तो इतना जस्टिस तो इसमें होना चाहिए ना, बेसिक जस्टिस। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं और हम तीसरा और अंतिम बात इसमें करेंगे जिसमें कि आपके पास एक मेंस का क्वेश्चन भी है। मेंस का पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यू एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक जो संतुलन है वह रखता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको लिखना हो, प्लीज इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा 250 शब्दों में। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, अगर जैसे ही हम इस पॉइंट को समझेंगे, ओपन करेंगे इसको, आपको ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट इसमें है कि किसी भी संविधान को आप क्यों मानेंगे। दो बातें हमने समझ ली। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो इसमें यह कहा जाता है बच्चों कि संविधान जो है वह मिटाने के लिए पूरी जनता नहीं चाहिए कि पूरा देश इकट्ठा हो जाए कि नहीं हम इस संविधान को नहीं मानेंगे।
जरूरत ही नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि एक छोटा सा जो समूह है ना, वही इस चीज को मिटा सकता है। और ये छोटा सा समूह बच्चों उस संस्था का है जिससे आपने ज्यादा पावर दे रखे है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे यहाँ हम जुडिशरी की बात कर ले, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब मान लीजिए बच्चों, आपने जो ये लेजिस्लेटिव थी ना, इसको इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी, जैसे कि मान लो ब्रिटेन के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी नहीं बल्कि वहां पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो मैंने आपको आंसर दे दिया। तो बच्चों मान लीजिए कि किसी देश का जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, कि वह एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को खत्म कर सकती है ऐसे लॉ मेकिंग करके। तब आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में संविधान जो है वह ऐसा होना चाहिए कि इस बात की इजाजत दे दे कि एक जो छोटा सा समूह है वह पूरे देश के लिए अव्यवस्थाएं पैदा कर दे? यही एक रीजन है कि किसी भी देश का जो संविधान है वह प्रभावी तब होगा जब विभिन्न संस्थाओं के बीच में अलग अलग तरीके से डिफरेंट जो प्रोविजंस है ना, डिफरेंट जो शक्तियां हैं वह उनको दी जाए, ताकि कोई भी एक जो अंग है वह इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वह बाकी सबको खा जाए। समझे? किसी की निरंकुशता ना स्थापित हो पाए। तो इसके लिए संविधान जो है वह एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ये प्रोविजन आपको? बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्यों होना चाहिए? कि मान लो कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ज्यादा डिजायरेबल हो रहा है, उसको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा शक्ति की इच्छा में वह इस तरीके के प्रावधान कर दे, इस तरीके का चेंज कर दे कि सारा बेसिक ढांचा गिर जाए। ठीक है, अब ऐसे में बच्चों जरूरत होती है कि संस्थाओं की जो रूपरेखा है, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, ये कैसी होनी चाहिए? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बीच में एक राइट बैलेंस होना चाहिए। right balance between certain values, norms, procedure, flexibility। देखो अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लिखा है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा ना हो कि जो संविधान है वह लोगों के जो ग्रुप है उसकी सिक्योरिटी ना कर पाए, उसको सुरक्षा न दे पाए, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो और इतना ज्यादा भी कठोर ना हो कि समय के साथ खुद को बदल ना पाए। ठीक है, और इसीलिए भारतीय संविधान में देखो जो चेंजेस करने के तरीके हैं वह 3 तरीके हो सकते हैं। कई तरीकों से जो है चेंजेस हो सकते हैं इसमें। संविधान को बदलने के लिए, संविधान की कुछ चीजों को बदलने के लिए, अच्छा स्पेशली रूप से हम 2 तरीकों की बात करें कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जिसे आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लिए टफ प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि आपने संविधान का नम्य और अनम्य होना सुना होगा वर्ड, कि कठोर क्यों है। ठीक है, तो क्यों आखिर कठोर है संविधान, क्यों ये सॉफ्ट है, तो यहां पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये तय करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जो संस्था है, ठीक है, कोई भी जो संस्था है उसमें पावर डिवीजन कुछ इस तरीके से किए जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी भी ना हो कि वह इतनी ज्यादा टफ ना हो कि हम चेंजिंग जो है उसको अडॉप्ट ना कर पाए, और टू फ्लेक्सिबल भी ना हो ताकि सिक्योरिटी ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर एक संतुलित रूपरेखा जो है वह हमें चाहिए होती है। ठीक है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स। जरूरत नहीं है कि संविधान को मिटाने के लिए सभी लोग सामने आए, बल्कि इसमें जरूरत है, मतलब ये छोटा सा एक जो ग्रुप है वह इसका नाश कर सकता है। हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर, जो अपनी शक्तियों में वृद्धि करना चाहे। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि एक संविधान जिसे अच्छे से बनाया गया है उसमें शक्तियों को ऐसे बांट दिया जाता है बच्चों, जिससे कोई भी एक जो समूह है वह संविधान को नष्ट ना कर पाए।
One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of power. और ऐसे में क्या तैयारी की जानी चाहिए कि कोई भी एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो, उसका एकाधिकार ना हो, उसकी मोनोपोली ना हो, है ना. दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. और ये किया जाता है, सारी जो शक्तियां हैं वह कई संस्थाओं में बांट दी जाती है. और भारतीय संविधान में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में अलग अलग तरीके से जो ये 3 संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड विधायिक, आपका न्यायपालिका. सो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वह प्रॉपर तरीके से किया गया है. ठीक है, समझ में आया आप सभी को. और दूसरी बात हमने क्या समझी कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो संस्थाओं को, इन संस्थाओं को आप पावर दे रहे हैं उसमें वैल्यूज, नॉर्म, प्रोसीजर एंड फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखा जाए. ये 2 बातें इसमें हमने समझी. तो बेसिकली हमने जाना कि किसी संविधान की जो सत्ता है उसको कैसे माना जाता है. तो उसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं. और ये 3 तरीके कौन कौन से हैं कि उस संविधान को प्रचलन में कैसे लाया गया था, संविधान को बनाया किसने था, और जिनको बनाया था उन्हें शक्ति किसने दी. क्या आपको इस बात का विश्वास है कि जिन्होंने संविधान बनाया वो सही बनाया और आप उस चीज को माने. दूसरी बात हमने जानी कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है, क्या वो आपको रीजन देते हैं कि आप उनका आदर करें, आप उसको माने, है ना. अगर इनजस्टिस हुआ, अगर कोई अन्याय होता है तो आप उस चीज को नहीं मानेंगे. ठीक है. और तीसरा और अंतिम था कि किस तरीके से जो संस्थाएं हैं उनके बीच में एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल जो डिजाइन है वह होना चाहिए. इस बात को भी हमने समझा. अब बचता है हमारा एकदम लास्ट वाला पोर्शन बच्चों, जिसमें हम समझेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना. अब भारतीय संविधान कैसे बना कई बार पढ़ चुके हैं, यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. तो देखो, सबसे पहले तो हम अगर फर्स्ट सिटिंग की बात करें, कितने बच्चों को पता है कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946. ये आपकी पहली बैठक थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा की जो फर्स्ट सिटिंग है. इसके अलावा देखो बच्चों, इसके जो मेंबर्स है वह कैसे चुने गए थे. जो संविधान सभा है इसके जो मेंबर्स है वह कैसे चुने गए थे. तो जो हमारे यहाँ उस वक्त की प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली थी. ठीक है, इनके द्वारा चुने गए थे. और यहां पर ये जो असेंबली चुनी गई थी, ये चुनी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार. ठीक है. साथ ही ये जो पूरा प्लान है संविधान सभा का, ये किसने ड्राफ्ट किया था? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. तो ये जो प्लान है आपका कौन था बच्चों? वह कैबिनेट मिशन था जो कि 1946 में इंडिया आया था. ठीक है. तो ये जो आपका 1946 का कैबिनेट मिशन का प्लान है. तो 2-3 बातें हमने इंपॉर्टेंट दी. आपको पता होगा कि 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ्स है ना, एंड आई थिंक 18 डेज के आसपास का जो समय है, ये टोटल टाइम था जिसमें हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ. कई मोटी मोटी बुकलेट्स बनकर तैयार हुई. फिर इस पे सभी लोगों से, पूरे जो देश हो उससे राय मांगी गई, काफ़ी सलाह मशवरा किया, डिबेट हुआ, लोगों ने जो कहा उस चीज़ को भी कंसीडर किया गया. उसके अकॉर्डिंगली फाइनली हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया. तो यहां पर हमने ये कुछ मेन बातें देखी, हमारा संविधान कैसे बना. ठीक है. अब देखो, बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो बच्चों कि ये जो कैबिनेट मिशन बना था ना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने जो एक कैबिनेट मिशन बनाया था, इस कैबिनेट मिशन ने ये प्लान दिया था. ये प्लान दिया था कि संविधान सभा को ऐसे बना लो. अब देखो इसमें क्या क्या प्लान था. सबसे फर्स्ट तो था ईच प्रोविंस है ना, प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट, कि जो ब्रिटिश प्रोविंसी थी, ब्रिटिश रियासतें थी और जो देशी रियासतें थी, ग्रुप ऑफ स्टेट जो थे, ठीक है, वर एलोकेट सीट प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली. अब देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहां पर ये कहा गया बच्चों कि जनसंख्या के अनुपात में, फर्स्ट क्या था, जनसंख्या के अनुपात में जो सीटें हैं वह बांटी जाए. जनसंख्या के अनुपात में सीटें हों, और ऐसा कहा गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक जो सीट है वह दी जानी चाहिए. पहली बात. ठीक है.
तो जो ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें कि ऐसे प्रोविंसेस जो है वह किसे कहा गया, जो ब्रिटिश प्रांत थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण था। देशी रियासतें उसे कहा गया जो अधीन तो कहीं ना कहीं इनकी थी, है ना, ब्रिटेन के अधीन थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो शासन है वह ब्रिटिश का नहीं था। तो ये थी बच्चों देशी रियासतें। तो यहाँ पर जो एलोकेशन है वह हुआ था 292 मेंबर्स चुने जाएंगे इन ब्रिटिश प्रांत से, है ना, और जो प्रिंसली स्टेट थे इन्हें एलोकेट 93 सीट्स की गई थी। तो ये पहला प्रावधान हो गया कि सदस्य जो है वह कैसे चुने जाएंगे, कितने सदस्य चुने जाएंगे। अगली बात, द सीट इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। उस वक्त जो 3 मुख्य कम्युनिटीज थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है, मुस्लिम, सिख एंड हिंदू नहीं थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, कि जनसंख्या के अनुपात में जो ये 3 मुख्य कम्युनिटीज थी इनके अनुसार जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किया गया था, ताकि एक तरीके से सभी का प्रतिनिधित्व हो। तीसरी बात थी, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। यहां पर क्या कहा गया था बच्चों कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी ना, ये है वो प्रांतीय विधानसभा, इसके लिए कहा जा रहा है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रांतीय विधानसभा, ठीक है, सिर्फ सभा लिख दे रही हूं, जगह नहीं है, ठीक है। सो बच्चों देखो यहां पर क्या है कि जो ये प्रांतीय विधानसभाएं थी ना, इसमें इसके द्वारा जो मेंबर्स इन्होंने चुने थे वह किस मेथड से चुने थे, तो इनके द्वारा एकल संक्रमणीय, देखो इनकी जो पद्धति अपनाई गई थी वह क्या थी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको भी मैं हिंदी में लिख देती हूं, समानुपातिक मतलब समान अनुपात में, है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एंड एकल संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति, इससे चुने गए थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, हिंदी टर्म भी मैंने लिख दिया। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जो देशी रियासतें हैं उनके प्रतिनिधि के जो चुनाव का तरीका है वह उनके साथ कंसल्ट करके, उनके साथ परामर्श करके ही चुना जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह बना था। समझ में आया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जो कैबिनेट मिशन है उसके प्लान में कौन कौन सी बातें थी, ये चारों बातें मुख्य रूप से थी, पांचवी बात कहीं निकल के सामने नहीं आएगी। ये केवल चारों बातें मुख्य रूप से थी कि किन समुदाय के बीच में बटा था, प्रोपोर्शन क्या था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली 10 लाख पर 1 सीट आई थी, कितनी सीट्स थी, 292 जो है वह किसके लिए थी, 93 किसके लिए एलोकेट की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उनका जो मेथड था वह क्या था, तो क्या वह चलो खैर वो क्वेश्चन में पूछना है तो वहां जानकारी नहीं दूंगी। समझ में आया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। Consider the following statement about the Constituent Assembly। ठीक है, संविधान सभा के बारे में आपसे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, आपसे करेक्ट पूछा गया। फर्स्ट है, it held its first sitting 9 December 1946. Its members were chosen by indirect election by the member of the Provincial Legislative Assembly that has been established अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके सदस्यों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुना गया था। ये बात सही है कि अप्रत्यक्ष चुना गया था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इनके द्वारा चुना गया था, है ना। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को, यहाँ क्या लिखा था मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बस इसके लिए ही आपको इस तरह के जो सन है वह याद रखने हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जो चुनाव हुआ था और इस इलेक्शन के बाद जो प्रांतीय विधानसभाएं बनी थी उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी असेंबली है, जो हमारी संविधान सभा है ना, इसके जो सदस्य हैं बच्चों
इसका जो चुनाव है वह कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की जगह क्रिप्स मिशन लिख देती, बेवल प्लान लिख देती, माउंट बेटन योजना लिख देती, गलत हो जाता है ना। तो कैबिनेट मिशन ने, और ये वाला जो पॉइंट है ये यूपीएससी ने पूछा भी था। चलो, तो यहां पर बच्चों क्या आंसर सही होगा? सेकंड तो रॉन्ग हो गया है ना, केवल एक जो छोटा सा ईयर लिखा था इसने मिस्टेक कर दिया, बाकी सारी चीजें सही थी। तो आंसर क्या होगा इसमें? अगर हमें करेक्ट फाइंड करना है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। आया समझ? चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की संविधान सभा कैसे बनी थी, कैबिनेट मिशन का क्या प्लान था, एक क्वेश्चन देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या था, संविधान सभा का स्वरूप क्या था, कंपोजिशन जो है वह क्या था। ठीक है, चलो कंपोजिशन की बात करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, कंपोजिशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि आखिर जो स्वरूप है कि 3 जून कौन सी योजना थी? ये 3 जून की योजना किसको कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर हम इसकी बात करेंगे, कंपोजिशन संविधान सभा का जो स्वरूप है कि देखो बच्चों, जब हम इसकी योजना की बात करेंगे ना, वेट 1 मिनट बच्चों, देखो कि पहले हमारे यहां जो संविधान सभा के सदस्य थे वह कितने थे? 385 थे, 385 मेंबर्स थे, है ना। 385 कैसे? कि हमने पहले देखा कि जो 292 थे एंड इसके अलावा 93 थे। ठीक है, 93 जो थे वह देशी रियासतों के थे और 292 जो थे वह ब्रिटिश प्रांत के थे। तो टोटल जो मेंबर है संविधान सभा के वह 385 थे। जानते हो कब ये मेंबर लिखे हैं बच्चों? जब 1946 में संविधान सभा बनी थी, लेकिन 1946 में विभाजन नहीं हुआ था। जब हम पार्टीशन की बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, ये आपकी 15 अगस्त की बात है ना, 15 अगस्त 1947। तो यहां पर संविधान सभा को फिर से एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो बच्चों पहले 385 मेंबर थे, ठीक है, लेकिन बाद में 15 अगस्त, जब 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 3 जून की जो योजना है, जिसे कि माउंट बेटन योजना या मन बाटन योजना भी इसे कहा गया था, माउंट बेटन योजना था, है ना, जिसके चलते विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। फाइनली जो प्रपोजल, जो प्रोविजन है, वह इस योजना का था बच्चों, और इसलिए इस योजना को ऐसे याद रख लो, मन बाटन योजना। ठीक है, तो बच्चों ये 3 जून की योजना कही जाती है, और इस योजना ने जब विभाजन किया तो पाकिस्तान की संविधान सभा फिर अलग बनी होगी, इंडिया की जो संविधान सभा है वह अलग बनी होगी, डेफिनेटली, है ना, दोनों काम तो एक साथ कर नहीं रहे होंगे। तो यहां पर जो पहले दोनों को मिलाकर 385 थे, अब वो संख्या 299 हो गई। ठीक है, अब देखो ये पार्टीशन की बात है, विभाजन के बाद की बात है। तो आफ्टर विभाजन के बाद जो संख्या है 299 हो गई थी टोटल। ठीक है, याद रखना 299, पहले इन दोनों को जोड़कर 385 या 299 हो गई। साथ ही देखो कि 26 नवंबर 1949 ये ऐसी तिथि है बच्चों जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। ठीक है, पारित किया था, हमने इसे अडॉप्ट किया था। और लागू कब किया? तो लास्ट देखो, लास्ट एक्चुअली अगर हम कहें तो 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट जो सिग्नेचर है वह फाइनली पास करता है, और उसके बाद आपको पता है कि 26 जन 1950 को फाइनली जो है ये लागू हो गया था। और लास्ट हमने ये चर्चा की थी। अच्छा ये बताओ, सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस है वे कब लागू हो गए थे? क्या उसके लिए वेट किया जा सकता था 26 जन 1950 का, या फिर जब देश स्वतंत्र हो गया था हमें तुरंत ये बताना था कि नागरिक कौन है कौन नहीं? इसके लिए हमने सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वह इसी दिन लागू कर दिया था, यानी 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? ठीक है, तो देखो 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? कल हमारी मतलब लास्ट इस बात पर भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि चूंकि 26 जनवरी 1930 है ना, 1930 पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, रावी नदी के तट पर जो तिरंगा है उसको फहराया गया था। पहले तिरंगा नहीं, हम कांग्रेस का झंडा कह ले, है ना। तो जो भारतीय
जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो तिरंगा उन्होंने बनाया था, स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था, वो रावी नदी के तट पर फैलाया था। हमें उस डेट को अपने लिए काफी स्पेशल बनाना था, इसलिए हमने 26 का जो डे है, 26 जन का जो डे है, जो दिन है, इसका हमने चुनाव किया। और इस दिन को खास बनाने के लिए हमने संविधान पारित तो पहले ही हो गया था, हम इसी दिन लागू करा देते, फोर्स करा देते। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस और स्वतंत्रता दिवस अलग अलग मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एक इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे संविधान सभा का कुछ ऐसे जो स्वरूप है वह बना था। ठीक है, समझ गए कितने कितने मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन एंड बिफोर पार्टीशन, नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये कौन कौन थे, समझ गए। इसके अलावा देखो बच्चों कि इसका जो ये स्वरूप है एक बहुत ही ज्यादा, जैसे हम लास्ट भी देखा था कि संविधान सभा कैसे बनी थी, तो उस वक्त के इतने ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो राइट्स है, जो हिंसा है वह हो रही थी। चाहे हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें, पूर्वी पाकिस्तान मतलब आधुनिक बांग्लादेश है ना, 1971 में जो अलग होकर स्वतंत्र देश बना, भारत की उसमें काफी भूमिका थी, और पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान आधुनिक पाकिस्तान। तो यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर ये जो विभाजन का जो वर्ष है, पार्टीशन के समय में जितनी हिंसा हुई थी ना, उस हिंसा के बीच में ये जो संविधान सभा है इसने अपना जो कार्य है वह काफी धैर्य रखते हुए किया था, लोगों को सिक्योरिटी रहे काफी, इसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन किए थे। अब एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपसे क्वेश्चन के द्वारा पूछ लेती हूँ। कंसीडर द अबाउट स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताइए। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है द मेंबर ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। अब तक इतना पढ़ा दिया, अब तक मैंने एक बार भी आपसे कहा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुने गए थे। तो यूनिवर्सल सफरेज वर्ड जो है वो कहां से आ गया? देयर वॉज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। बच्चों एक गंभीर प्रयास जरूर किया गया था कि इसको सभी लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए, लेकिन आपको पता है कि इनडायरेक्टली चुने गए थे, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइज अ मैनी ऑफ 82% ऑफ द सीट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। विभाजन के बाद 82% जो सीट्स है वह कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस का वर्चस्व था। डेफिनेटली सारी पार्टीज इसी में थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट अगर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि इनडायरेक्ट वे में चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कब बनी थी, किस एक्ट के अंतर्गत बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। विभाजन के बाद 82% सीटों पर वर्चस्व था डेफिनेटली। ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट बातें बची है, उसके बाद हम चलेंगे समाप्ति की ओर। द प्रिपरेशन ऑफ द डेलिब्रेशन। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी? ठीक है, कामकाज की जो शैली है वह आखिर कैसी थी संविधान सभा की? तो देखो मुख्य रूप से बच्चों अगर हम कामकाज की बात करें तो इसकी जो सत्ता है बेसिकली वह इस बात पर निर्भर थी, कामकाज की शैली कैसी थी? रिप्रेजेंटेटिव थी, कि लोगों की भी सुनी जाए, है ना। तो संविधान सभा की जो कामकाज करने का जो तरीका था, जब प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, इसमें सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर चूंकि वह सबका, पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ऐसे में उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि वह इस तरह की पॉलिटिकल थ्योरी को अपनाए कि सभी लोग जो है इस चीज से एग्री हो जाए। तो यहाँ पर चाहे हम विचार विमर्श करें, ठीक है, चाहे हम डिबेट्स की बात करें, चाहे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लोगों को अपने साथ शामिल करने की बात करें, लोगों को अपने साथ सहभागी होने की बात करें, तो इस तरह की जो शैली है वह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाई थी। ठीक है, साथ ही कोशिश की गई थी कि जैसे कि अगर संविधान सभा को यह डिसाइड करना था कि हमारा जो देश का शासन है वह कैसे चलेगा, क्या हम एक केंद्रीकृत, एक सेंट्रलाइज सिस्टम को अपनाएं या फिर हम जो है वह कैसी व्यवस्था को अपनाएं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, नवोदित एक राष्ट्र था, ऐसे में हमने किस व्यवस्था को अपनाया था? हमने गवर्नमेंट के दो लेवल देखे थे, है ना। एक तो था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी अपनी कुछ अथॉरिटी है, कुछ सब्जेक्ट्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, अपने पीपल्स के लिए, और सभी स्टेट जो है वह अपने अपने लोगों के लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। ठीक है,
तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि बाद में जो थर्ड लेयर जुड़ती है, सेंट्रल एंड स्टेट के बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, ये आपका 73rd एंड 74th 73 और 74वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज जो नगर पालिका है, इसके लिए आपको स्पेशल जो एक लेक्चर है वह मिल जाएगा, है ना, जिन बच्चों को इंटरेस्टेड हो पढ़ लेना वहां से। तो बच्चों यहां पर क्या था कि संविधान सभा के कामकाज की शैली कुछ इस तरीके की थी कि सभी लोगों का एक समान सहभागिता और जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित हो सके और वह एक पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम है वह कर सके, ठीक है। साथ ही फ्रांसीसी और अमेरिकी जो क्रांति है वहां से काफी सारे ऐसे मूल्य लिए गए जिसे हमने अपने संविधान में अपनाया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो संविधान सभा थी उसका प्रोसीजर, उसकी कार्यविधि कैसे चली थी। तो हम देखते हैं बच्चों की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसमें 8 मुख्य समितियां थी, 8 मेजर कमिटीज थी। कौन कौन सी कमिटीज थी ये आप तैयार करेंगे फैक्चुअल, ठीक है। कौन, जैसे कि हम अगर मूल अधिकार कमेटी की बात करें, ठीक है, या फिर हम संघ समिति की बात करें, यूनियन कमेटी की बात करें, तो इसका जो प्रेसिडेंट है वह कौन था, ड्राफ्ट कमेटी की बात करें उसका क्या काम था। तो हम देखिए कुछ मुख्य कमेटी बनी थी, कुछ बाकी अन्य छोटी कमेटियां भी थी जिन्होंने अलग अलग एक सब्जेक्ट को उठा लिया था, उस पर वह अपना डिसीजन ले रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है उसकी जो कार्यविधि है वह शुरू की गई थी, ठीक है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जैसे नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बी आर अम्बेडकर है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इन कमेटियों की अध्यक्षता इन लोगों के द्वारा की गई थी। और भी काफी ऐसे मुख्य लोग थे जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना ही हम इसमें समझते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट जो है कि हमारे संविधान सभा ने किन वैल्यूज को अपनाया। तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इनहेरिटेंस ऑफ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमारी संविधान सभा को यह काम नहीं करना था कि हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें कौन सी वैल्यूज जो है वह समाज को देनी है। ये बात बहुत पहले तय हो गई थी जब असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, है ना, और उसके बाद उसके पहले भी जो आंदोलन हुए उनमें लोगों ने डिमांड की थी कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। हमें जो है वह इस सोसाइटी में सिक्योरिटी की आकांक्षा है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वह इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो कि लोगों के लिए एजुकेशन मिले, लोगों के लिए बेसिक नीड्स मिले, उनके लिए मिनिमम बेसिक नीड्स जो है वह जरूर मिले ताकि वे अपनी लाइफ को ठीक तरीके से रख पाएं। तब इस तरह की कुछ जो बातें हैं बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य थे, जो विरासत थी, उसको हमारे संविधान ने माना और हमारा संविधान जो शेप लिया उसके पीछे ये रीजन था। अब देखो कि यहां पर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, कौन से नेहरू थे इसमें, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, आप कमेंट करके बताइएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव का एक कोट है जो कि एज अ क्वेश्चन के रूप में आपको लिखने की कोशिश करना है। इसमें आप उद्देश्य प्रस्ताव को लिख सकते हैं और संविधान के जो मूल्य है उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर बट अ मोरल कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people explained। हमारा संविधान केवल नियम और प्रक्रियाओं की एक भूल भुलैया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो केवल नियम और प्रक्रिया, आप देखो इसको तोड़ना कैसे है कि अगर हम ये कहें कि क्या ये केवल रूल एंड प्रोसीजर से नहीं, ये एक मोरल कमिटमेंट है। और मोरल कमिटमेंट किस चीज के लिए है बच्चों, कि एक ऐसी गवर्नमेंट को हम एस्टैब्लिश करेंगे जो कि नेशनल मूवमेंट के समय जो हमने प्रोमिसेस किए थे हम इसको फुलफिल कर पाए। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई थी, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें कही गई थी। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे या शामिल नहीं थे। फॉर एग्जांपल हम संप्रभुता की बात करें तो क्या जो संप्रभुता है, ठीक है, अगर हम सोवरेनिटी की बात करें बच्चों, ठीक है, सोवरेन की बात करें, संप्रभु, तो क्या संप्रभु वर्ड की इसमें बात की गई है, डेफिनेटली की गई है, ठीक है। क्या एक गणराज्य जो वर्ड है, क्या भारत जो है वह गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, तो रिपब्लिक वर्ड की भी बात जो है वह इसमें की गई है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। इंडिपेंडेंट आप देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये हमारे प्रियम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल,
प्रस्तावना में छलकता है। बहुत सारा हिस्सा आपको प्रियम्बल का इसमें मिल जाएगा, काफी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें लाया गया था। अच्छा देखो बच्चों कि जब हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, ये कब लाया गया था? 1946 में, है ना। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसका नेहरू जी ने एक सारांश, एक समरी दिया था कि हमारा संविधान कैसा होगा। और देखो हमारा जो संविधान है वह किससे शुरू होता है? एक ऐसे स्टेटमेंट से शुरू होता है, एक ऐसे पैराग्राफ से शुरू होता है जो हमारे संविधान की एक तरह से पूरी समरी है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे शुरू हो रहा है? हमारी प्रस्तावना से। हम भारत के लोग, भारत को एक, है ना। तो यहां से शुरू हो रहा है बच्चों। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है, एक तरह से ये एक समरी थी, एक समरी दी गई थी कि हमने किन मेन हमारी जो वैल्यूज हैं, जो फीचर्स है, उसको हमने अपने संविधान में शामिल किया है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था कि हमारा जो मतलब हम किस किस चीज को अपनाएंगे, तो समानता है, लोकतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्रता, इन सभी बातों की जो चर्चा है इसमें की गई थी। क्लियर? बाकी सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि ऐसी जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं बच्चों वह की गई थी, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कि हमारा जो संविधान है वह ठीक तरीके से चल सके, अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग जो कार्य है वह दिए गए थे। ठीक है, अब चलते हैं एक और नए जो आपका पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको याद रखना है बच्चों, प्रोविजन जो कि हमने अडॉप्ट किए डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से जो कि हमने अडॉप्ट किए। जैसे कि हम अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, परेशान नहीं होना है कि दिख नहीं रहा मैम, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, याद रखना सबसे पहले फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, FPTP। इसके अलावा जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, इसके अलावा हम लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से लॉ मेकिंग होता है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हमने कहां से लिया बच्चों? ब्रिटेन से लिया। ठीक है, तो ये ब्रिटेन वाला पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड, अगर हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी। तो ये जो बातें हैं बच्चों, ये हमने फ्रांस के संविधान से ली। इसके अलावा जब हम कनाडा की बात करेंगे, ठीक है, कि जो आपका कनाडा का संविधान था, वहां से हमने क्या क्या लिया है। और जो आपका यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां से हमने क्या लिया, तो अमेरिका से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। इसके अलावा जब हम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया, तो यूपीएससी जानते हो कैसे क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए एक पॉइंट रख दिया, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, आइडिया ऑफ रेसिड्यूल, जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूल जो पावर्स है, इन तीन में से आपको पूछ दिया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने क्या लिया। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये इनको मिक्स करके बार बार पूछा जाता है कि हमने किस संविधान से क्या लिया, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। इसके अलावा देखो, जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो हमने जुडिशियल रिव्यू लिया। और इसके अलावा बच्चों जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये प्रोविजन भी हमने यहां से लिया। और इसके अलावा बच्चों जब हम आयरलैंड की बात करेंगे तो हमने आयरिश से क्या लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट DPSP, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये यहाँ पर 5 बातें काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब जल्दी से 2 क्वेश्चन के आंसर दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोविजन एडेप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, तो क्वासी फेडरल। ठीक है, याद रखना क्वासी फेडरल की जो बात है ये कई बार पूछी गई है। क्वासी फेडरल की बात बच्चों कई बार पूछी गई है कि ये जो है हमने कहां से लिया है। ठीक है, अर्ध संघ, भारत जो है वह पूर्ण नहीं बल्कि एक अर्ध संघात्मक सरकार है।
अर्धसंघात्मक सरकार है, ठीक है, जिसमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था है, तो इसे क्वासी फेडरल कहा। डेफिनेट। आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, ये क्या होती है? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे? ऐसी शक्तियां जो कि किसी भी सूची में नहीं दी गई। कौन सी सूची? तो आपको याद है कि हमने विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, और यहाँ पर एक जो सूची है, ठीक है, ये कौन सी आपकी यूनियन लिस्ट, संघ सूची, जिसमें कि ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। दूसरी सूची जिसे कि स्टेट लिस्ट कहा, और इस पे ऐसे विषयों को शामिल किया गया राज्य सूची कहा, जिसमें कि अधिकार राज्य को है इस पे जो विषय दिए गए हैं उन पे नियम बनाने का। और तीसरी जो सूची है बच्चों, इसको कॉनकरेंट लिस्ट कहा गया, कॉनकरेंट लिस्ट कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर समवर्ती सूची है ना, मतलब इस पे नियम, इसमें जो भी इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स शामिल हैं उस पे यूनियन एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो नियम है वह बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है इसको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियां थी बच्चों जो इससे बच गई है ना, उससे क्या कहा गया? उसे कहा गया रेसिडुअल पावर्स, उसे कहा गया अवशिष्ट शक्तियां, मतलब बची हुई शक्तियां। तो हमारे यहाँ ये बची हुई शक्तियां किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ऐसी बची हुई शक्तियां जो कहीं पर भी नहीं है, उस पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह नियम बनाए। पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि इन पर लॉ मेकिंग करें। क्लियर? अब मान लीजिए यही प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति के पास गलत हो गया, राज्यों के पास गलत हो गया, संबंधित विभाग के पास गलत हो गया। कैरेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गलत हो गया, ये तो अमेरिका के से लिया है ना, जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका से लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी जो है ये हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन से। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें कि आपसे ये पूछा है कि हमने ब्रिटिश सरकार से क्या लिया, ब्रिटिश जो संविधान है उससे क्या लिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, स्पीकर, बिल्कुल सही, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, डेफिनेटली, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन हम देख चुके पहले ही है ना। संसद की सर्वोच्चता कहाँ पर है बच्चों? पूछा था ना मैंने। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर आर फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं सही गलत कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट फॉर्मेशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान क्या है कि शक्तियों का एक तरह से गवर्नमेंट में जो फॉर्मेशन है वह क्या होगा? बिल्कुल सही। सेकंड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या केवल एक लोकतंत्र में ही संविधान की आवश्यकता है? नहीं भाई, कहीं भी हो सकती है ना। संविधान उन देशों का भी है जिसमें लोकतंत्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट आइडियल विथ आइडियल एंड वैल्यू। ऐसा तो नहीं है, केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, एक मोरल डॉक्यूमेंट भी है ना जिसमें कुछ वैल्यूज भी होती है। तो ये जो है वह रॉन्ग हो गया। आ कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट सिटीजन आ न्यू आइडेंटिटी, एक पहचान देता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब 2 लास्ट क्वेश्चन मेंस के, किसी देश के संविधान में शक्ति और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि कोई एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी ना एकदम अपनी ट्रेन या वर्चस्व स्थापित कर ले कि वह बाकी संविधान को खा जाए, है ना। सो इस तरह का निर्धारण अगर ना हो तब क्या होगा? तो यहाँ पर पहली बात में तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर इस तरह का विभाजन किया गया है। Why it is necessary for a country to have a clear demarcation of power, ठीक है, responsibility in the constitution and what would happen in the absence of such as demarcation। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव की बात की, फिर थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताना कि जरूरत क्यों है। Why? जरूरत क्यों है? ताकि यहाँ पर कुछ लोगों का केवल जो समूह है वह संविधान को खत्म ना कर दे, और यहाँ पर वही इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट लिखना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होगा। सेकंड में ये लिखना कि किस तरीके से इसका जो, अगर इसका निर्धारण नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, किसी एक का जो वर्चस्व है, ट्रेनी है, स्थापित हो जाएगी, जो संविधान है वह किसी काम का नहीं रहेगा, एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। और तीसरा आप इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर लिखें कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो स्पेशली अलग से जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जो आपका लेजिस्लेटिव है, इसके लिए अलग अलग डिवीजन किया गया है, प्रॉपर इनके जो ड्यूटीज है वह भी तय कर दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है? इस चीज को लिखना। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है, why it is necessary for a constitution to place limitations on the rulers
कैन देयर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव नो पावर टू ऑल द सिटीजन्स। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी? अब यहाँ पर वही लिखना है आप सभी को कि लिमिटेशंस की अगर हम बात करें कि किस तरह के लिमिटेशंस जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, क्या कोई ऐसा भी संविधान है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? तो ऐसा संविधान अगर होगा तो डेफिनेटली लोग उसको नहीं मानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने जाना कि संविधान क्यों और कैसे। आई होप ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है, काफी आप इसको समझे होंगे, समझ में आया होगा आप सभी को कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो हमने यहाँ पर बात की कि संविधान का फर्स्ट फंक्शन क्या है, लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाना, भरोसा दिलाना। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके से निर्णय निर्माण करेगी। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, साथ ही हमने देखा लिमिटेशंस, ये लास्ट वाले में लिखना है लिमिटेशंस वाला, जो सबसे लास्ट वाला में इसका क्वेश्चन बताया, ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, उसके बाद हमने एस्पायरेशंस की बात की, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और राष्ट्र की बुनियादी पहचान। फिर हमने जाना कि बच्चों की कोई भी संविधान अगर प्रभावी होगा तो उसके लिए 3 बातें जरूरी होगी कि उसका मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या था, प्रचलन में लाने का तरीका क्या था, किसने संविधान बनाया था। सेकंड, संविधान के मौलिक प्रावधान, ठीक है, और थर्ड, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, ठीक है। फिर हमने देखा भारतीय संविधान कैसे बना, कुछ बात हमने कैबिनेट मिशन की और इसके बाद हमने जाना संविधान सभा का स्वरूप क्या था। इसके बाद हमने कामकाज की शैली की बात की, डेलिब्रेशन की बात की, प्रोसीजर की बात की, राष्ट्रीय आंदोलन की बात की, ठीक है, हमने उद्देश्य प्रस्ताव की बात की, और यहाँ पर हमने देखा कि हमने अमेरिका, कैनेडियन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच एंड ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया, इसके बारे में 2 हमने क्वेश्चंस देखे, और ये हमारे लास्ट मेंस के क्वेश्चन। तो आई होप आपको जो ये क्लास है वह अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि 6 और 7 क्लास में या फिर उससे भी पहले आपको मैराथन सेशन देकर ये कंप्लीट कर दिया जाए बच्चों। और अब जो है क्लास 12 का, चूंकि आपका जो पॉलिटिक एनसीईआरटी है मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पीटी के बाद कर लेंगे। आपका नेक्स्ट वीक से इस बुक के बाद हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी को शुरू कर देंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।